नमस्कार, मैं शरद यादव। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन और जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2023 की मंथली मैगज़ीन को। और इसमें हम लोगों ने पॉलिटी सेगमेंट को, इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट को, एनवायरनमेंट सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट सेगमेंट को। और फिर कल और परसों की क्लास में, सैटरडे और संडे की क्लास में हो सकता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो बचे हुए सेगमेंट हैं, जो कि जनरली मई और जून में तो कंप्लीट नहीं किए गए, लेकिन अब जुलाई से हर मंथ की मैगजीन में हम लोग इंडियन सोसाइटी और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी और आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सेगमेंट को भी अब कवर करते हुए चलेंगे। तो भरोसा रखिए दोस्तों, अगस्त की मैगजीन आने से पहले पहले ही मैं जुलाई की मंथली मैगजीन कवर कर दूंगा। अभी तक विजन आईएएस की जुलाई की मैगजीन आई है, अगस्त की मंथली मैगजीन हो सकता है 25 तारीख के बाद आएगी और तब तक मैं जुलाई की पूरी कंप्लीट कर दूंगा। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा के आरओ के लिए जो टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं उनको जरूर सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास का। और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 मिशन था उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पूरा डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। तो क्या क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए प्री ओरिएंटेड कि ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये किस नदी के तट पे है या किस राज्य के समीप है। तो पुलिकट झील के समीप ये आंध्र प्रदेश के पास जो एक द्वीप है वहां पर ही है। चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे तो इसका जो उद्देश्य है लॉन्च करने का, इसरो का या भारत सरकार का, तो सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन। क्योंकि जब चंद्रयान 2 को हमने भेजा था 2019 में तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, बल्कि क्रैश लैंडिंग हो गई थी। क्योंकि लास्ट का जो 15 मिनट होता है, टेरर जिसे हम कहते हैं, आतंकवाद, एक तरीके से भय का जो समय होता है वो सबसे खतरनाक होता है। और उसी दौरान ही चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गई। तो इस बार एक उद्देश्य था कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, वहीं रोवर के संचालन की क्षमता का प्रदर्शन भी हम कर सकेंगे। बात करते हैं इसमें कि प्रक्षेपण यान की जो यूज किया गया है, जो लॉन्चिंग पैड है वो कौन सा है। तो इसे भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो कि एक एकीकृत मॉड्यूल को पृथ्वी के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिटर में स्थापित करेगा। तो ईपीओ में स्थापित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों इसमें कि इस बार स्वदेशी स्तर पे जो पेलोड्स बनाए गए हैं उन सभी को शामिल किया गया, जिसमें 3 पेलोड्स हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल, जो क्या करेगा, एक तरीके से लैंडर मॉड्यूल रहेगा जहां से आपका क्या होगा, लैंडर से ही आपका प्रज्ञान, मतलब वो निकलेगा आपका लैंडर जो विक्रम है, और उसके आगे फिर वहां से रोवर निकलेगा प्रज्ञान। तो एक होता है इसमें प्रपल्शन मॉड्यूल, जो कि प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए था। और फिर वहां से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाएगा लैंडर मॉड्यूल के द्वारा, जिसको हम विक्रम के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है रोवर, जो चंद्रमा की सतह पर उतर के वहां की स्थिति का परीक्षण करेगा, जिसको हम प्रज्ञान भी कहते हैं। लैंडिंग साइट की बात करेंगे कि इस चंद्रयान को हम लोग कहाँ पे उतार रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 70 डिग्री अक्षांश चंद्रयान 2 के समान ही, जैसे चंद्रयान 2 को हम सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे थे, वैसे 70 डिग्री अक्षांश पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। और ऐसा करने वाला भारत जो है कि पहला देश बन जाएगा, दुनिया का पहला मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए जरा कि सॉफ्ट लैंडिंग जो दक्षिणी ध्रुव पे होने वाली है वो कहाँ पर होगी। तो जरा एक इमेज को आप देखिए, यहाँ पर ये चंद्रयान को आप देखेंगे, चंद्रमा को, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये आपके एक इक्वेटर जा रही है। अभी तक जितने भी देशों ने, स्पेशली अमेरिका, रसिया, चाइना, इन लोगों ने जो अपने अपने चंद्रयान भेजे हैं मिशन के लिए, वो क्या कर रहे थे, भूमध्य रेखा पर उतार रहे थे। किसी ने भी साउथ लैंडिंग नहीं की है, जबकि ऐसा पहली बार होगा दुनिया में कि चंद्रमा पर जो साउथ लैंडिंग हो रही है, अर्थात साउथ पोल पर, ये भारत के द्वारा की जा रही है। और ऐसा करने वाला देश कौन सा जाएगा, भारत, पहले देश की श्रेणी में। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला या दक्षिणी ध्रुव पर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला मिशन होगा। लेकिन अगर बात करें कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये देश कौन सा होगा, तो भारत चौथा देश बनेगा। क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ऑलरेडी
क्या कर चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन वो इक्वेटर के पास करते हैं, लगभग 0 डिग्री के पास, जबकि हमारा भारत देश क्या करेगा, साउथ पोल पे करता है। और वहीं हम बात करेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलता से लैंड करने में सक्षम रहे, यानी कि वो लैंड कर चुके थे। और अब हम बात करेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग के समक्ष क्या क्या ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसकी वजह से जो चंद्रयान 2 था वो मिशन फेल हो गया हमारा 2019 में। तो पहली चीज ये होती है कि दुर्गम भूभाग, क्योंकि जब हम लैंडिंग साइट जो चुनते हैं, मान लीजिए हमने साउथ पोल को चुना, अब हम लोग तो पृथ्वी पे हैं, लेकिन हमें चंद्रमा का तो नहीं पता ना कि साउथ पोल पे गड्ढा है या दलदल है या समुद्र है या कुआं है या रेगिस्तान है या स्थल खंड है या मैदानी भाग है, हमें तो नहीं पता भाई। हम तो यहाँ से एक एज्यूम कर पा रहे हैं उसकी इमेजेस के माध्यम से। तो एक तो हमें ये नहीं पता होता है क्लियर तरीके से कि हम कहाँ पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं। साउथ पोल पे अगर करा रहे हैं तो वहाँ पे एरिया कैसा है जहाँ पर हम उतारेंगे इस चंद्रयान को, तो एक प्रॉब्लम ये आती है। वहीं दूरी की बात करेंगे तो दूरी भी चंद्रमा से अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी, जो कि निकटतम 30 किलोमीटर की दूरी में प्रवेश कराने की दिक्कत थी, क्योंकि आपने देखा होगा जो लैंडर था वो 100 किलोमीटर के बाद उसने अपना संपर्क मतलब रोवर से तो बनाए रखा, लेकिन जो प्रपल्सन मॉड्यूल था जो भारत से भेजा गया उससे अपना संपर्क तोड़ लिया। और अब उसका काम है कि खुद अपनी क्षमता के अनुसार 100 किलोमीटर की दूरी को पूरा कंप्लीट करना और साथ ही साथ रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराना। तो ये एक दिक्कत थी। फिर गति की बात करेंगे तो सॉफ्ट लैंडिंग का आशा होता है कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अचानक से 0 डिग्री पर लेके आना। मान लीजिए आपने यहाँ पे अर्थ है, आपकी ये अर्थ है और यहाँ से आप चक्कर लगाते लगाते जो है कि आप गए और यहाँ पे आपका मून है, तो यहाँ के रेंज में लगभग आ रहे हो आप किस स्पीड से, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हो कि 1 घंटे में आप 6000 किलोमीटर की दूरी कवर करोगे। लेकिन जैसे ही आपको मून पर आओगे, धीरे धीरे यहाँ पर आप उतरोगे, तो आपको ये स्पीड क्या कर देनी, 0 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में आप 0 किलोमीटर की स्पीड पे आ जाओगे, 0 एकदम। तो ऐसी स्थिति में गति को अचानक मेंटेन करना, गति को अचानक से कम करना किसी भी जो मॉड्यूल होते हैं, लूनर मॉड्यूल या किसी भी चंद्रयान के लिए एक मुश्किल काम है, जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट के 15 मिनट, जो कि टेरर का समय होता है, यानी खतरे का समय होता है। अगर ये किसी भी मिशन के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाए तो ये समझिए कि ये सफलता मिलनी 99.9% तय हो जाती है कि सफलता मिलेगी। पिछली बार भी यही लास्ट के 15 मिनट हमारे लिए खतरनाक थे कि चंद्रयान मात्र 3 से 4 मिनट पहले ही क्रैश कर गया, और इस बार उसने बहुत अच्छी लैंडिंग की, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 2 से सीखा कि क्या क्या समस्याएं आ रही थी, उसमें इंप्रूवमेंट किया। वहीं एक समस्या ये भी आती है कि लूनर की डस्ट, यानी कि चंद्रमा पे जो धूल है वो तो हमें पता नहीं कैसी है, कितनी ताकतवर है, तो कैमरे के लेंस को साफ रखना, स्पष्ट फोटो ना मिल पाना, गलत रीडिंग होना, ये सारी भी चुनौतियां हैं। मान लो कैमरे के लेंस पे ही धूल आ जाए, बहुत सारी डस्ट हो जाए, तो हो सकता है फोटो क्लियर ना है और हमें जो आंकड़ा मिलेगा, जो डेटा मिलेगा, वो हो सकता है गलत मिल जाए, और जिसकी वजह से हम गलत एज्यूम करके पूरी एक थ्योरी बना दें जो गलत हो जाएगी। तो ये सारी भी समस्याएं आती हैं। लेकिन भारत ने इस बार क्या क्या किया कि चंद्रयान 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट योजना बनाई। पहली चीज, बड़ी लैंडिंग साइट को रखा। लैंडिंग का क्षेत्र पहले 500 स्क्वायर मीटर था, यानी 500 इंटू 500, जिसको बढ़ा के 4 इंटू 2.5 किलोमीटर का स्क्वायर कर दिया। एरिया बड़ा कर दिया लैंडिंग साइट का, कि अगर आप देखोगे कि अगर लैंडर जो है कि अगर यहाँ उतरना चाह रहा है, मान लीजिए लैंडर यहाँ पे उतरना चाह रहा है और यहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पे अच्छी जगह नहीं है उतरने के लिए, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे फिर इधर खसकेगा और फिर यहाँ उतरने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ भी लगता है कि ये अच्छा एरिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे दलदल वगैरह कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो सकता है, तो फिर वो थोड़ी सी डायरेक्शन को बदलेगा और फिर यहाँ उतरने की कोशिश कर सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं इसरो ने इतने बड़े एरिया को कवर किया कि आप इतने में से कहीं भी उतर सकते हो। ये लैंडर के लिए एक सुविधा हो गई। तो दायरा बढ़ा दिया गया, जो कि चंद्रयान 2 में ये दायरा बहुत सीमित था, आपको इतने ही एरिया में उतरना था। अगर चाहे वो एरिया सही है गलत है, ये डिपेंड करेगा वहां की सिचुएशन पे। तो ये सुधार हुआ। वहीं लैंडिंग वेलोसिटी में वृद्धि की। इससे पहले चंद्रयान 2 में 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को बढ़ा के अब क्या किया गया, 3.2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गति थी वो आराम से उतरने में हो गई और दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। बेहतर थ्रस्टर, चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर लगाए गए थे, लेकिन इस बार लैंडर मॉड्यूल के केवल 4 थ्रस्टर लगाए गए थे। थ्रस्टर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक चंद्रयान का मॉड्यूल है, तो इसमें एक तो यहाँ पे लगा था, एक यहाँ लगा था,
एक यहाँ लगा था और एक यहाँ लगा था। इस तरीके से 4 पैर बने हुए थे जो इजीली हो जाएगा। और जबकि इससे पहले एक बीच में 5वां था चंद्रयान 2 में, ये एक प्रॉब्लमेटिक थी, तो इस चीज़ को चेंज किया गया। वहीं कठोर परीक्षण भी किया गया कि चंद्रमा की ठंडे तापमान वाली परिस्थितियों के अनुसार किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे में हो सकता है हमारे जो उपकरण है, जो रोवर है या जो हमारा लैंडर है, वो कहीं खराब ना हो जाए, वो जम ना जाए। ऐसी स्थिति में भी हमने एक बहुत ही अद्भुत टेस्टिंग की, जिसकी वजह से अगर वो ठंडे एरिया में जा रहा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में उसके जो टूल्स हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। और अन्य सुधार के स्तर पे कि बड़े सोलर पैनल लगाए हैं जिससे ईंधन वहन क्षमता भी बढ़ाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, इसरो के द्वारा ये तैयारी की गई कि इस बार हम पुरानी गलतियों से सीखेंगे, तो उन्होंने सीखा भी। अब बात करते हैं कि लैंडिंग साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का ही चुनाव क्यों किया गया। भारत क्यों ऐसा जो है कि सेखी बघारने वाला काम किया, या भारत ने क्यों अपने इतने बड़े पैसे के कुर्बानी लगा दी। आप अगर देखो तो चंद्रयान 2 का जो मिशन फेल हुआ उसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ, उसी तरीके से चंद्रयान 3 में भी पैसा इन्वेस्ट हुआ। भाई दुनिया के 3 महत्वपूर्ण देश यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये तीनों भूमध्य रेखा पर उतार रहे हैं, इजीली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा रिस्क ले रहा है साउथ में, ऐसा क्यों? क्या भारत के पास इतना पैसा है कि वो रिस्क लेता रहे, चंद्रयान 2 फेल हुआ फिर चंद्रयान 3 फेल करे? तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही उद्देश्य था भारत का कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े हुए कुछ लाभ मिल सकते हैं। जैसे अरबों वर्षों से जिस क्रेटर्स पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हम सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारा जो सौरमंडल है जिसमें हमें सन देखने को मिलता है और यहाँ पे छोटे छोटे 8 ग्रह देखने को मिलते हैं, तो सूर्य का प्रकाश कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहाँ पर नहीं पड़ रहा होगा कभी, तो वहाँ पे उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ पे कैसे जो है कि कोई घटक पैदा हुआ, कैसे वहाँ पे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इनकी संरचना बनी। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के इस डार्क फेज से जानकारी मिलेगी हमें, पहली सफलता। दूसरा, स्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स में पर्याप्त जल होने का भी अनुमान है, क्योंकि जहां पे सूर्य की धूप मतलब सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे शायद बर्फ की जो है कि चादर देखने को मिलेगी। और बर्फ कहीं ना कहीं H2O का ही ठोस रूप होता है, यानी जल का ठोस रूप होता है, तो जल के प्रमाण भी मिल सकते हैं। और हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा, चांदी होने के भी साक्ष्य मिल सकते हैं, जो कि एक आवश्यक संसाधनों का बड़ा स्रोत भी हो सकता है। तो इन्हीं सब आवश्यकताओं के अनुरूप ही भारत ने दुनिया भर को ये बताया कि हम दक्षिणी ध्रुव पर भेजेंगे, और ऐसा करने में हम सफल भी होंगे, क्योंकि भारतीय साइंटिस्टों के पास इतनी क्षमता है, इतना कैलिबर है कि कहीं ना कहीं वो अपनी सफलता जरूर सुनिश्चित करेंगे। और हुई भी, बहुत ही गर्व का पल था, हो भी गया। दुनिया देखती रह गई दोस्तों कि हम तो यार भूमध्य रेखा पे उतार रहे थे, और ये सपेरों और गडेरियों का देश जो भारत है आज हमसे इतना आगे चला गया कि दुनिया में पहली पोजीशन प्राप्त कर रहा है, पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, पहला देश बन रहा है जो साउथ लैंडिंग कर रहा है साउथ पोल पे। तो हम गडेरियों और सपेरों का देश नहीं है जैसा अंग्रेजों ने हमें बताया, हम विद्वानों का देश है, हम कौटिल्य और चरक की भूमि के देश हैं, जहाँ पर सबसे पहले ही बता दिया गया था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है। हमें गैलीलियो और कोपरनिकस के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक आत्मसम्मान की बात होती हैं। खैर आगे बढ़ते, हम ज्यादा इमोशनल यहाँ पे नहीं होंगे और देखते हैं चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतर रहे थे, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया, दक्षिण लैंडिंग की। और ऐसा क्यों हो रहा था कि सारे देश भूमध्य रेखा के पास जा रहे थे? क्योंकि वहां पे उतरना आसान था और सुरक्षित था। परिवेश और तापमान वैज्ञानिक उपकरणों के अनुसार लंबे समय तक निरंतर काम कर सकते थे, क्योंकि जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है 0 डिग्री के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, तो उसके हिसाब से आप गैजेट्स को, टूल्स को तैयार कर पा रहे थे। और पृथ्वी की ओर उन्मुख भाग पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता था, इसलिए वहां से जानकारी इजीली कलेक्ट हो सकती थी। लेकिन हम भारतवासी हैं, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, अक्षय कुमार की मूवी देख के बड़े हुए, खतरों के खिलाड़ी। तो हम तो खतरा लेना बचपन से जानते हैं। तो हमने खतरा क्या लिया कि हम दुनिया के पीछे भीड़ की तरह नहीं चलेंगे भूमध्य रेखा में, हम चलेंगे खतरों के खिलाड़ी के रूप में दक्षिणी ध्रुव पर, जहां सबसे बड़ा खतरा है कि वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेंगे, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ा, उसके बारे में कैसे जानेंगे। फिर भी हमने सफलता हासिल की। तो अब हम बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड की बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कत थी। उद्देश्य की बात करेंगे तो चंद्रयान फर्स्ट को जो बनाया गया था, तो ये कहा गया था कि वो एक 3D एटलस तैयार करेगा चंद्रमा का, रासायनिक और खनिज संबंधी मानचित्रण करेगा। और चंद्रयान फर्स्ट को डेवलप करने के लिए भारत के साथ साथ अन्य विदेशी शक्तियों का भी योगदान मिला। यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया सहित 11 वैज्ञानिक उपकरण शामिल हुए और PSLV C-11 से भेजा गया।
चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो ये भी सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से भेजना था, रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना था। हालांकि ये फेल हो गया और इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। और जैसे ही हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ, इसीलिए हमने चंद्रयान 3 में भी सेम इसी नाम को रखा, ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। और इसको भेजा गया था GSLV Mk3 के द्वारा भेजा गया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला? महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला कि जो चंद्रयान फर्स्ट था उसने बताया कि वाष्प के रूप में जल का पता लगा लिया और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में हिम के रूप में जल का पता लगाया। तो जब उत्तरी ध्रुव क्लियर हो गया तो ये हुआ कि इस बार हम साउथ पोल पे भेजेंगे। महासागरीय मैग्मा परिकल्पना की पुष्टि भी हुई। चंद्रयान 2 ने क्या किया? हाइड्रोक्सिल रेडिकल और जल के अणुओं का अलग अलग पता लगाया। सभी अक्षांशों पर जल की मौजूदगी के साक्ष्यों का पता लगाया कि भाई आप केवल 90 डिग्री पे ही नहीं, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, कितने भी अक्षांशों पर देखेंगे तो चंद्रमा के हर क्षेत्रों में आपको पानी की मौजूदगी मिलेगी। वहीं आर्गन 40 की मौजूदगी की पुष्टि की, क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया, सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की कि जो सोलर फ्लेयर होते हैं, जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको भी, कि सोलर फ्लेयर कहीं पृथ्वी पर ही नहीं बाकी ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा जैसे उपग्रहों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये सारी भी जानकारी हमें मिलेगी इसमें। हालांकि देखेंगे कि चंद्रयान के संबंध में चंद्र मिशन कौन कौन से देशों ने भेजा है। तो साउथ कोरिया ने दनूरी मिशन भेजा जो अगस्त 2022 में लॉन्च कर दिया था। जापान ने भेजा आई स्पेस हकुतो आर मिशन जो दिसंबर 2022 में भेजा। रूस ने लूना 25 भेजा जुलाई 2023 में, हालांकि अब क्रैश हो गया था। हमारे चंद्रयान 3 के उतरने से 2 दिन पहले ही यह क्रैश हो गया। यूएसए के द्वारा आर्टेमिस सेकेंड जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसराइल के द्वारा स्पेसिल का बेरेसिट 2 जो कि 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। तो अभी होने वाले कौन कौन से बच्चे लॉन्च? एक आर्टेमिस और एक इजराइल का स्पेसिल। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की और ब्लैक होल्स की बात करेंगे। तो देखिए ब्लैक होल्स क्या होते हैं, पहले तो एक सामान्य भाषा में समझिए कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं। दोस्तों आपने जो थियरी पढ़ी होगी चंद्रशेखर सीमा और नहीं पढ़ी है तो आप देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को, जिसमें हमने पहले और दूसरे लेक्चर में कंप्लीट किया है। चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत ये बताया गया कि जब कोई तारा, ध्यान देना, जब कोई तारा क्या होता है अपनी अंतिम अवस्था में जाता है, मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो मृत्यु होने के बाद जब अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 से 3 गुना अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल्स कहते हैं। और ब्लैक होल्स ऐसी जगह होती है जहां पे प्रकाश भी अगर पहुंचता है तो वो भी इसमें समा जाता है और ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको ब्लैक होल्स कितना ताकतवर है, तो यही इससे संबंधित है। तो पढ़ते हैं इसके टॉपिक को। ब्लैक होल्स क्वासर्स जिसको हम लोग कहते हैं कि एक वर्ग का अवलोकन किया वैज्ञानिकों ने और यह बताया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी शुरू में तो उस समय जो है कि कैसे आज की गति से धीमा चल रहा था, क्योंकि टाइम डायलेशन से ही पता चलता है ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर में वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम समय व्यतीत हो रहा था। मतलब जैसे मान लीजिए आज अगर हम कहें 24 घंटे का एक दिन होता है तो पहले जब ब्रह्मांड बना था तो इसका 5 गुना अगर आप करेंगे तो लगभग आ जाएगा 120 घंटे का एक दिन हुआ करता था, 20 घंटे का एक दिन होता था। और आज हम 5 गुना तेजी से 24 घंटे में एक दिन को कवर कर ले रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब ब्रह्मांड बना था तो टाइम डायलेशन ने बताया कि 5 गुना कम गति से बीत रहा था समय। और क्वासर्स अत्यधिक सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। हमारी मिल्की वे के निकट कोई भी क्वासर्स नहीं है, इस तरीके का कोई भी ब्लैक होल्स नहीं है। हालांकि रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल्स के निर्माण सापेक्षता के समानता सिद्धांत का एक मजबूत साक्ष्य दिया और इसके विश्लेषण के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब टाइम डायलेशन होता क्या है, पहले इसको छोटा सा समझते हैं। अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय के अलग अलग दर में बीतने को टाइम डायलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन कहते हैं। और पर्यवेक्षकों और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सापेक्ष गति या अवस्थिति पर यह निर्भर भी करता है। तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि एक आइंस्टीन का सिद्धांत भी इसी पे काम करता है, क्योंकि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता के सिद्धांत में टाइम डायलेशन को बताया गया है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रह्मांड के सभी दिशाओं में बाहर की ओर विस्तार हो रहा है, कैसे बिग बैंग थियरी काम कर रही है, कैसे उनके समय में गति का अंतर देखने को मिल रहा है, 5 गुना गति कम हो रही है, ये सभी चीजें। घटना की बात करेंगे तो यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है, टाइम डायलेशन। अब अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड कौन सा हो सकता है? जब हमारे सौर मंडल में सूर्य एक ऐसा तारा है जो सबसे अधिक द्रव्यमान का है और इसका भी 1.44 का 3 गुना
अगर 3 गुना अधिक वाला कोई भी द्रव्यमान का पिंड है तो जाहिर सी बात है सूर्य से बहुत बड़ा होगा। तो इनका जो प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा इसके कारण देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक प्रबल होगा स्पेस टाइम में उतना ही अधिक संकुचन और विस्तार होगा, जिसकी वजह से उसकी गति क्या होगी, उतनी ही धीमी गति से समय बीतेगा। तो सीधी सी बात है कि ब्लैक होल्स क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है कि समय बिताते थे, यानी कि जब ब्रह्मांड बना था शुरू शुरू में, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही धीमा था। अब टाइम डायलेशन से आप निष्कर्ष क्या निकालोगे, भाई इसकी आवश्यकता क्या है? तो बिग बैंग घटना के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद कोई क्वासर्स का अवलोकन किया गया है, कई क्वासर्सों का अवलोकन। इनकी चमक, जो क्वासर्स की चमक होती है, इनकी तुलना आज के मौजूद क्वासर्स से की गई तो वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था समय, यानी प्रारंभिक दौर में समय बहुत धीरे धीरे बीतता था। तो अब हम समझ गए यहाँ पे क्या टॉपिक था, ब्लैक होल्स ने एक नई जानकारी दी। तो ब्लैक होल्स की बात करेंगे, अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा पाता। तो जरा मैं आपको यहीं पे एक इमेज दिखाता हूं, आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक होल्स जोन है। आप देखेंगे इसमें ये रेड कलर की अगर कोई लाइट एंट्री कर भी रही है तो ये सभी की सभी क्या हो रही है, ब्लैक हो जा रही है, यानी यहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि इतना ताकतवर होता है ये ब्लैक होल्स। क्लियर हो गई ये बात? और अगर हम बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो किसी भी बड़े तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण में जब वो मृत्यु की ओर जा रहा होता है तो एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष अगर सौरिक द्रव्यमान का, जो कि सौरिक द्रव्यमान कितना 1.44, इसका अगर 3 गुना अधिक होंगे तभी आपका ब्लैक होल्स का निर्माण होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या जब सूर्य कभी अपने अंतिम अवस्था में जाएगा सुपरनोवा विस्फोट की ओर, तो क्या ये ब्लैक होल्स बन पाएगा? तो मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अभी ब्लैक होल्स बनने के लिए कंडीशन ये है कि सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना अधिक होना। तो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना अधिक होने मतलब जब सूर्य मर रहा होगा, अंतिम अवस्था में होगा, तो 3 गुना छोड़ो कई गुना कम हो जाएगा आज की स्थिति में। आज की जो द्रव्यमान है आज का, उसकी अपेक्षा कई गुना वो कम हो जाएगा। तो ये तो कभी ब्लैक होल्स बन ही नहीं सकता। अन्य विशेषताएं क्या होती है ब्लैक होल्स की? ये अदृश्य होते हैं, काफ़ी बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। ब्लैक होल सौर मंडल के इतना समीप नहीं है कि पृथ्वी को अपने में समा ले, तो पृथ्वी भी हमारी कभी इसमें समाएगी नहीं। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है कि हम लोग कभी ब्लैक होल्स में खो जाए, ऐसा नहीं है। अवलोकन की बात करें तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या विकिरण नहीं करता है। अगर जैसे मान लो ब्लैक होल्स कोई रेडिएशन छोड़ता या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता या लाइट छोड़ता, तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करते और पता कर पाते कि ब्लैक होल्स कैसा दिखता है। लेकिन असल में इसका नाम ही है कि एक काला छिद्र ब्लैक होल, जिसके अंतर्गत न तो कोई प्रकाश रुकता है, न कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, ये सबको खा जाता है एक तरीके से। अब अंधेरे में आप क्या चीज को देख पाएंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। इसीलिए ब्लैक होल्स की सीमा के ठीक निकट के वृत्ताकार क्षेत्र को इवेंट होराइजन भी कहते हैं, इवेंट होराइजन भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में गैस, धूल के विशाल बादल और प्लाज्मा तेजी से कार्य कर रहे होते हैं, तेजी से गति कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे ब्लैक होल्स के 3-4 वर्ड होते हैं, जरा उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक होता है सिंगुलरिटी, ये पूछा जाता है कि ये संबंधित किससे है, सूर्य से है, पृथ्वी से है, ब्लैक होल से है या बुध से है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलैरिटी क्या होती है, ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होती है। देखिए ये ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होती है, जहां अनंत घनत्व के कारण पदार्थ संकुचित होता जाता है। ये धीरे धीरे पदार्थ क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, यही ब्लैक होल्स होती है, और ये ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी होती है। और रिलेटिविस्टिक जो जेट होता है, ये ब्लैक होल तारों को अवशोषित करता है। कणों और विकिरण यानी जेट बीम लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर निकलते हैं। फोटोन स्फीयर की बात करेंगे तो ब्लैक होल्स के निकट गर्म प्लाज्मा से उत्सर्जित फोटोन, जिसके प्रक्षेप पथ को ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है। और इसी तरीके से एक्रेशन डिस्क और इवेंट होराइजन भी होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो ये कई बार टर्म्स आती है, सिंगुलैरिटी किससे संबंधित है। अब हम बात करेंगे अगला, न्यूट्रिनो कणों की बात करेंगे। अच्छा, न्यूट्रिनो कण क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं हम। एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि अगर वीडियो यहाँ तक आप देख ही रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से यूपीएससी 2024 तक हम लोग लगातार जो है कि मंथली मैगजीन को कवर करेंगे सारे टॉपिक। और फिर जब पीटी 365 आएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें आपने पहले से समझ रखी होंगी। तो वहाँ पर रिविज़न होगा, जिससे आपके यूपीएससी के करंट अफेयर्स के प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी।
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि न्यूट्रिनो कण क्या होता है। लेकिन न्यूट्रिनो कण से अगर हम बात करें कि पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का क्या चला है, अवलोकन किया गया है कि मिल्की वे आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मिल्की वे क्या है, कैसे हम न्यूट्रिनो को कनेक्ट करें। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ या छोटी सी बात बताता हूँ जो ओरिजिनली हमारे डेटाबेस पे है। जैसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से ऐसे करके ये एक आपकी मिल्की वे है और यहाँ पे कई सारे सौर मंडल हैं जो रेड कलर के स्पॉट हैं, कई सारे सौर मंडल, और इन्हीं रेड स्पॉट में से मैंने एक उठा लिया सौर मंडल जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है। और इस सौर मंडल में भी बहुत सारे जो है कि जैसे एक तो सूर्य हो गया और यहाँ पे छोटे छोटे 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह हैं, 9 बहुत सारे धूमकेतु हैं। तो अब आप समझ गए। और इसमें भी दोस्तों एक छोटा सा हमारा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। तो अब आप समझ गए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा मिल्की वे के अंतर्गत जो कई सारे सौर मंडल हैं उसमें हमने एक सौर मंडल को उठाया, ये रेड वाले स्पॉट को, और उस सौर मंडल में भी कई सारे ग्रह उपग्रह हैं जिसमें हमने एक पृथ्वी को उठा लिया। तो हम लोग कहाँ हैं और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इस अवलोकन का डेटा किसने कलेक्ट किया, तो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के द्वारा एकत्र किया गया। मिल्की वे आकाशगंगा की पहली बार न्यूट्रिनो कणों की सहायता से एक अलग इमेज देखने को मिली। मतलब अभी तक क्या था कि हम लोग जो नॉर्मल मिल्की वे की इमेज देखते थे वो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला से एक अलग प्रकार की इमेज देखने को मिली। बात करते हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला काम क्या करती है, किसके अंतर्गत रह के करती है, तो इसको जरा पहले समझ लेते हैं। यह अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है जो दक्षिणी ध्रुव के हिमाच्छादित क्षेत्र से गहन ब्रह्मांड का निरीक्षण करने और न्यूट्रिनो की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसने न्यूट्रिनो की खोज भी कर ली और यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने वाली कॉस्मिक किरणों का भी अवलोकन करता है। हालांकि यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन यह एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए प्राथमिक वित्त पोषण प्रदान करती है। हालांकि और भी देश हैं जो इसके लिए वित्त पोषण प्रदान करते हैं, लेकिन यूएस से सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूट्रिनो होते क्या हैं, इनके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं कि न्यूट्रिनो क्या होते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स के समान ही एक मौलिक कण होते हैं लेकिन परमाणु का भाग नहीं होते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी परमाणु के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एक परमाणु में तीनों चीज देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन के समान दिखने वाला मौलिक कण है लेकिन परमाणु नहीं है। ध्यान देना, ये परमाणु का भाग नहीं है, इसलिए ये और छोटे भागों में भी विखंडित नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु बहुत सारे छोटे छोटे भागों में विखंडित होकर अणु तक चला जाता है, नैनोमीटर तक चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकता। तो पहली विशेषता देखने को मिली कि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और ये आवेश रहित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है ही नहीं, क्योंकि परमाणु नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरह देखने को मिलता है। तो पहली चीज क्या मिली कि आवेश रहित होता है, लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखाओं में गति करते हैं और शायद ही अन्य पदार्थों के साथ ये क्रिया करते हो, शायद ही, इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। हालांकि ये केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब न्यूट्रिनो के स्रोत क्या हैं कि कहाँ कहाँ से हमें न्यूट्रिनो देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज, ये हमारी आकाशगंगा में कॉस्मिक किरणों के अंतर तारकीय पदार्थ से टकराने पर उत्सर्जित होते हैं। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं हमारी आकाशगंगा में, ठीक है, जब वो आपस में टकराती हैं तो वहां से ये उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। जैसे मान लो ये सूर्य जैसे तारे, और तारे में विस्फोट होना, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट क्वासर द्वारा भी निर्मित हो जाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं जो सूर्य के कोर में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर न्यूट्रिनो का निर्माण पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों में अस्थिर परमाणुओं के क्षय के दौरान होता है। तो आप समझ गए कि न्यूट्रिनो का निर्माण कहाँ पे होता है। लेकिन अब न्यूट्रिनो का पता कैसे लगाया जाएगा, तो भाई सिंपल सी बात हो जाएगी कि न्यूट्रिनो दुर्बल बल की सहायता से हिम में अन्य कणों के साथ क्रिया करते हैं, जैसे म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन, टाउ में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के न्यूट्रिनो बन जाते हैं। तो आपसे प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिनो के टाइप्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिनो के टाइप्स में 3 नाम देगा और चौथा नाम कोई सा डाल के पूछ लेगा कि क्या ये उसका प्रकार है या नहीं है। तो ये याद रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि नए कण न्यूट्रिनो की गति प्राप्त कर लेते हैं और हिम में प्रकाश की तुलना में तेज रफ्तार से गति करते हैं, ठीक है, और इससे एक विशेष प्रकार का विकिरण उत्पन्न होता है और इसे चेरेनकोव विकिरण कहते हैं, जो कि नीली रोशनी जैसा होता है। हालांकि प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के तहत केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पृथ्वी के
वायुमंडल में जो न्यूट्रिनो पैदा होते हैं, जो कि सूर्य के द्वारा भी पैदा हो जाते हैं, सोलर फ्लेयर के माध्यम से या पृथ्वी के वायुमंडल में, तो केवल भारत में जो न्यूट्रिनो वेधशाला है वो इसी का अध्ययन करेगी, पूरे ब्रह्मांड या गैलेक्सी का अध्ययन नहीं करेगी। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आकाशगंगा है, आकाशगंगा में कई सारे व्हाइट स्पॉट है, यहाँ से एक व्हाइट स्पॉट उठाया, सौर मंडल ले लिया और इसमें एक ग्रह ले लिया, ये पृथ्वी हो गई। तो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे। अब मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मिल्की वे क्या है, ब्रह्मांड में गैस, धूल, अरबों तारों और उनके सौर मंडलों के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहते हैं। तो इस आकाशगंगा में आपको कई सारे सौर मंडल मिलेंगे, कई सारे तारे मिलेंगे, गैस मिलेगी, धूल मिलेगी, इन सभी के निर्माण को हम आकाशगंगा कहते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, एक तो सर्पिल आकार की, अंडाकार आकार की और अनियमित आकार की होती है। पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में ही स्थित है। मिल्की वे का निर्माण लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुआ और इसके मध्य में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। सुपर मैसिव ब्लैक होल देखिए ये वाला पार्ट है ना, तो ये भी इसमें मौजूद है। तो बस इतनी जानकारी थी। और अब हम चलेंगे, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल स्तर पे एड्स से रिलेटेड। अच्छा, अब इसी पे मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ, आपको बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दिसंबर के माह में मनाया जाता है, तारीख आपको बतानी है कन्फर्म कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक डिस्कशन चैनल का भी लिंक होगा जहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, सारी डिस्कशन आप हमसे वहाँ पर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है रिपोर्ट भाई। यूएन ग्लोबल यानी यूएन एड्स ग्लोबल एड्स अपडेट 2023, इसने एक अपडेट दी है यूएन के द्वारा कि एड्स की स्थिति क्या है प्रेजेंट में। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, पाथ दैट एंड्स एड्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एचआईवी के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा जो हासिल सफलता है, जैसी जैसी कार्रवाई हमने की एचआईवी के खिलाफ लगातार पिछले कई सालों में, तो इनसे मौतों की संख्या में कमी है। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये शब्द ही दोस्तों ऐसा है कि थोड़ा बोलने में जीभ अटक ही जाती है। खैर, तो इसके द्वारा जो मौत हो रही थी, अब उन मौतों में कमी आ गई है। कैसे? क्योंकि हमने एचआईवी के खिलाफ बहुत सारे प्रयास किए इनको रोकने का, साथ ही साथ एसडीजी जो कि हेल्दी लाइफ के लिए होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 3.3 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी मिली। और उसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि जो कि 2004 में जब चरम स्तर पे मौतें हो रही थी, हमारी सिस्टम अच्छा नहीं था, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी वर्ल्ड में, और आज की डेट में अगर हम देखें 2023 की रिपोर्ट में, तो लगभग 69% की कमी देखने को मिल रही है। केवल 17 तो नहीं कहूँगा मैं, 19 वर्ष में हमने इतना ट्रांजिशन किया कि 69% लोगों को हम बचा ले रहे हैं। और वहीं पे एचआईवी से पीड़ित लगभग 76% लोगों के लिए हम जीवन रक्षक उपलब्ध भी करा ले रहे हैं। डेटा बैंक की बात करें तो इंडिया में स्थिति है कि एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या वर्तमान में 24 लाख है, जिसमें से अब हम कह सकते हैं 2010 से 21 टोटल 11 साल में नए जो संक्रमण के केस आ रहे हैं उसमें 46.3% की गिरावट देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि ये कैसे हुई। देखिए, जो पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, 24 लाख पेशेंट है, इनमें तो हम कटौती नहीं कर पाएंगे, इनमें कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी या कुछ लोगों को हम बचा पाएंगे, लेकिन अभी तक केवल 5 से 6 ही लोग हैं जिनको बचाया जा चुका है। क्योंकि एड्स की एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जो शरीर की संक्रमण क्षमता होती है, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको कमजोर कर देता है। फिर आपको छोटे छोटे घाव भी अगर लग जाए ना, तो वो भी भरते नहीं है। जैसे आपका कहीं पे कट जाए और खून निकल जाए, तो क्या होता है, जनरली आधे घंटे 10 मिनट में क्या होता है, खून का थक्का जमता है, खून सही हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन एड्स वाले पेशेंट का अगर खून भी अगर कहीं से बहना शुरू हो गया, तो 1-1 महीने तक वो बंद नहीं होता है, क्लॉटिंग ही नहीं बैठती है, यानी आपके प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति अंतिम रूप से मर ही जाता है। 5 से 6 लोगों को अभी तक पूरी दुनिया में बचाया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारत ये कह रहा है कि अब हमने पिछले 11 साल में 46% जो है कि क्या किया है, कटौती की है, यानी अब नए लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, नए लोग एड्स की चपेट में नहीं आ रहे हैं। क्यों? सबसे पहला काम हमने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान की वजह से अगर मैं कहूँ एड्स कैसे फैलता है, तो एक तो होता है आप इस तरीके का यौन संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, या एक फीमेल और मेल आपस में क्या कहते हैं, अनप्रोटेक्टेड क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। यानी जैसे प्रोटेक्शन के तौर पे आप क्या होता है, कॉन्डोम्स का यूज़ नहीं होता है, पहली चीज़। पिल्स वगैरह जो यूज होती हैं ये भी हार्मफुल होती हैं। फिर दूसरा, एक संक्रमित इंजेक्शन लगा लेने से क्या होता है, एड्स की बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमने रोकने का प्रयास किया। आज भी आप देखेंगे कि हमारे टीवी में, मोबाइल में, डिजिटल मल्टीमीडिया में एड्स के रोकथाम के लिए कॉन्डोम के लगातार प्रचार किए जा रहे हैं। जैसे सनी लियोनो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सनी लियोनी को और भी बनाए गए हैं। तो ये
ब्रांडिंग की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि लोगों को बताया जाए कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ बच्चे की प्रेगनेंसी के बिना कोई प्लान कर नहीं है कि भाई हमें बच्चा नहीं चाहिए और आप ऐसी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में या हो सकता है कि वो अनमैरिड हो या कोई ऐसे कहीं पे भी आप इस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो कम से कम प्रोटेक्शन का यूज़ करिए ताकि आपको होने वाली बीमारी भी ना हो, एड्स जैसी बीमारियों से बचा जा सके। तो बहुत ही ज़रूरी रहा अवेयरनेस प्रोग्राम। और लेकिन वही है कि आज भी हमारे यूथ के बीच में ये इतना ओपनली नहीं है कि अगर आप मेडिकल पे जाओ ये प्रोटेक्शन वगैरह खरीदने के लिए, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई लेडीज़ तो नहीं है, या अगर कोई लेडीज़ जा रही है तो वो देखती है कोई जेंट्स तो नहीं है। मतलब जज करने वाली जो प्रवृत्ति है ना कि अरे आप ये खरीद रहे हो, अरे भाई कोई गलत चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी भी जागरूकता का स्तर बहुत कम है। वहीं एड्स से होने वाली जो मौतें थी, जो 76.5% की गिरावट दर्ज की गई, यानी अब मौतों में भी रिकवरी की जा रही है। तो देख लेते हैं। तो अब बात आती है कि यार एचआईवी के विरुद्ध हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो उतनी सफल नहीं हो रही है, यानी बहुत सीमित रह जा रही है। क्या कारण है? क्योंकि किशोर अवस्था वाली जो लड़कियां होती हैं, जो सामान्यतः अनमैरिड होती हैं या 18 वर्ष से कम की होती हैं, एडल्ट नहीं होती हैं, या युवा महिलाएं जो 18 प्लस होती हैं, उनको अभी भी एचआईवी संक्रमण के असाधारण रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है। फीमेल जनरली जो है कि मेडिकल्स पे नहीं जाती हैं, मेल जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं या यूँ कहें कि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इससे महिलाएं ज़्यादातर प्रताड़ित होती हैं। वहीं समलैंगिक पुरुष या सेक्स वर्कर आदि, ये एक विशाल आबादी वाले एचआईवी के लिए अन्य संस्थाओं में अभी दुर्लभ है स्वास्थ्य सेवाएं भी। और वहीं विश्व स्तर पे 2022 में हम कहेंगे कि एचआईवी से पीड़ित 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित रह गए हैं, यानी इनको कोई इलाज ही नहीं मिल पाया है। अच्छा, भारत क्या प्रयास कर रहा है इसके मामले में? भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NACP के चरण 5 को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसको 1992 में शुरू किया गया था, तब से चरण 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी सफलतापूर्वक पूरे हो गए और अब हम 5 चरण में एंट्री कर चुके हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। तो कहीं ना कहीं हम इसके माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एड्स की बीमारी कम फैले, लोगों के बीच में जागरूकता हो, ये सारी चीज़ें हो जाए। एचआईवी और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 ध्यान रखिएगा। और NACO स्वास्थ्य और परिवार, यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है। वहीं हम कह सकते हैं कि एचआईवी से पीड़ित लोगों को आजीवन मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल दवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे एचआईवी वाले जो पेशेंट होते हैं, उनकी क्या होती है, बीमारी जब तक सही नहीं होती तो सरकार क्या करती है, उनको मुफ्त में एंटी रेट्रोवायरल दवाएं प्रदान करती है। अब देखिए, एचआईवी एक तरीके से वायरस है, लेकिन ये डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं बनाता। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कैंसर पैदा करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिसके बाद आपको कोई भी बीमारी होती है, कैंसर, डायबिटीज़, हैजा, कुछ भी, या कहीं कट फिट जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो जल्दी सही नहीं होता है। बस यही आपका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 तक की बात करेंगे तो मिशन संपर्क की शुरुआत भी की गई है। अन्य पहल के तहत इसमें कहा जा रहा है, नाको द्वारा जो शुरू किया गया मल्टीमीडिया अभियान, रेड रिबन क्लब का गठन किया जा रहा है कॉलेजेस में, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, इनको प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी दिया जा रहा है ताकि ये गाँव-गाँव तक जाके जागरूकता फैला सकें। इसी मामले में भारत के कुछ राज्य हैं जिन्होंने एड्स के मामले में तीव्र गिरावट दर्ज की है। जैसे हिमाचल प्रदेश सबसे नंबर 1, तमिलनाडु 2, तेलंगाना 3। ये ऐसे राज्य रहे जिन्होंने एड्स के मामलों में बहुत ही कमी करी है ताकि एड्स यहाँ पे नहीं फैला। एड्स को समाप्त करने की दिशा में भी अधिक वित्त की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि एचआईवी के लिए जितना निर्धारित खर्च होता है उससे केवल 3% से 16% ही खर्च हो पाता है। पूरी तरीके से हम खर्च नहीं करते हैं। वहीं पीपुल फर्स्ट दृष्टिकोण को अपनाया जाता है कि अपराधीकरण संबंधी कानूनों को समाप्त करना, पुलिस उत्पीड़न, हिंसा को रोकना और कलंक मानने की प्रवृत्ति और भेदभाव को कम करना, ये सारी भी चीज़ें होनी चाहिए। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों को अपनाना और एकीकृत सेवाएं, यानी एचआईवी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एनसीडी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिला है कि वो अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं जब उन्हें लगता है कि मुझे एड्स हो गया, यानी मेरी लाइफ अब स्पॉइल हो गई, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, उसकी जब हेल्थ इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो जाएगी तो भला क्या करेगा। उसको जरा सा कोई प्रदूषण भी, अगर एलर्जी भी हो गई तो बहुत लंबा खींचेगा और वो ज़्यादा ही परेशान होगा।
तो इसी तरीके से अब हम आगे देख लेते हैं जरा एचआईवी होता क्या है। तो देखिए एचआईवी की अगर हम बात करें तो कोई और चीज़ नहीं बल्कि ये एक वायरस है जो शरीर की क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। और ये दो प्रकार के रेट्रो वायरस होते हैं जिनके कारण होता है, एक तो होता है HIV-1, एक HIV-2। दुनिया भर में सबसे अधिक HIV-1 के कारण जो है कि बनते हैं एड्स के पेशेंट। और ये एड्स की स्थिति एक दिन में नहीं पैदा होती, पहले एक्यूट एचआईवी संक्रमण होता है, फिर वो आगे जाके क्रोनिक एचआईवी संक्रमण में तब्दील होता है, फिर उसके बाद जाके फाइनली स्टेज में एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के रूप में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स के पेशेंट की पहचान एक दिन में नहीं होती। जिस तरीके से कैंसर की पहचान एक दिन में नहीं होती, वैसी एड्स की पहचान एक दिन में नहीं होगी। आप ब्लड टेस्ट भी कराएंगे ना, मान लीजिए जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, पैथोलॉजी वाले, अगर आपका कोई ऑपरेशन है या कोई मेजर सर्जरी है या कुछ भी है, तो जब वो आपका ब्लड टेस्ट लिखते हैं तो साथ में एक टेस्ट और लिखते हैं, HIV। क्या लिखते हैं? HIV। तो ये इसलिए देखते हैं कि आपके शरीर में एड्स है या नहीं, ये चेक नहीं करते हैं, कभी भी नहीं चेक करते। ध्यान देना, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। अगर ये लीक कर दी जाए किसी की तो कोई व्यक्ति शर्मिंदगी से मर जाएगा कि मुझे एड्स है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या समझते हैं, एड्स का मतलब कि आपने मतलब एक ऐसा सेक्सुअल रिलेशन बनाया जो प्रोटेक्शन के द्वारा नहीं था, मतलब कि आपने कॉन्डोम्स वगैरह यूज नहीं किए। जनरली समाज में तो ये परसेप्शन है। लेकिन HIV की जो डिटेल्स होती है उसमें बस यही देखा जाता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है या मजबूत है। अगर आपको HIV होगा तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, और ऐसे समय में डॉक्टर आपका ऑपरेशन क्या करता है, डिनाई कर देता है, मना कर देता है। क्योंकि उसे पता है कि ऑपरेशन में जब मैं चीरा लगाऊंगा या फाड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, तो जो ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड बहेगा, बाहर निकलेगा, तो वो ब्लड फिर कंट्रोल नहीं होगा डॉक्टर से, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जैसे मेरी माताजी का पैर टूटा था 3 महीने पहले, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, हालांकि अब तो थोड़ा सही है, सुधार है। तो जब उनका भी ऑपरेशन हो रहा था दोस्तों, तो उनका भी ब्लड टेस्ट होने के साथ HIV टेस्ट भी कराया गया। वो इसीलिए कि जब मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा HIV टेस्ट इसलिए किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है कि नहीं। तो हालांकि उस समय मुझे चीज़ें कम समझ में आई, लेकिन अब इस टॉपिक को देखने से मुझे चीज़ें समझ में आ गई, और आपको भी समझ में आ गई होंगी कि आपकी भी जो चेकअप होता है वो HIV इसलिए नहीं होता है कि आपकी चीज़ों को जानने के लिए कि आप HIV के पेशेंट हैं कि नहीं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को चेक करने के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं उपचार की, तो 3 या इससे अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन से बनी उपचार पद्धतियों के द्वारा किया जा सकता है। और एड्स के कारण HIV की खोज के लिए ल्यूक मेंटिग्नियर को 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार एक आध लाइक कर दिया करो भाई। इतने भीख मांगता हूँ आप लोगों से लाइक की, लेकिन आप लोगों की सुनते नहीं। बताओ, हम आपके लिए रात रात में 2-2 बजे क्लास बना रहे हैं, 3-3 बजे क्लास बना रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो रही है कब शाम, और आप हैं कि एक हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चैनल की ग्रोथ जिस लेवल पे अब तक तो 50,000 हो जानी चाहिए थी, अभी हमारा 26,000 पे रुका हुआ है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जल्दी से जल्दी 50,000 तक लेके चलिए, फिर हम आगे का टारगेट सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हम तो लगातार आपके लिए मेहनत करते ही रहेंगे, चाहे आप हमारा सपोर्ट करें या ना करें, हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा नॉन शुगर स्वीटनर्स। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अब नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर में या मेट्रो सिटी में, कि हम चीनी और गुड़ नहीं खाएंगे, लेकिन हम एक आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनेस मतलब चीनी और गुड़ नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे हमारी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। लेकिन हम एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करेंगे जिससे हमें चीज़ों की मिठास महसूस होगी, लेकिन वो हमारे शुगर के लिए हार्मफुल नहीं होगी। तो WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधानकारी जो एजेंसी है IARC ने आमतौर पे कहा कि इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर, जिसको हम एस्पार्टम भी कहते हैं, ये संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया। संभवतः यानी अभी इसके पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि क्या ये वाकई करेगा कैंसर का काम कि नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि मनुष्यों में इसके सीमित साक्ष्य हैं, और इस आधार पर कहा जा रहा है कि एस्पार्टम भी एक संभावित कैंसर जन्य कारक हो सकता है, जो दैनिक सेवन के लिए निर्धारित इसकी जो उच्चतम मात्रा है वो 40 मिलीग्राम तक ही होनी चाहिए प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार। यानी 1 किलोग्राम अगर आपका वजन है तो 40 मिलीग्राम लीजिए, अगर आपका 50 किलोग्राम वजन है तो आप इसकी गुणा कर लीजिए 40 मिलीग्राम से, जितना आएगा आपको उतना ही केवल लेना चाहिए, यानी 4 ग्राम 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बात इसकी हम तभी कर सकते हैं जैसे IARC जो कि समिति है इसकी WHO की, कैंसर पर अनुसंधान करने वाली एक एजेंसी है, जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है क्या कि मानव में कैंसर के कारणों के बारे में जानकारी और कार्सिनोजेनेसिस की कार्यप्रणाली को समझने और कैंसर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक रणनीतियों को विकसित करने के लिए है।
क्लियर हो गई बात। अब आगे अगर हम बात करेंगे कि JECFA, अब ये है क्या दोस्तों, तो आप इसको समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, यानी जो भी फूड में जो हम नई नई चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं उसके लिए कमेटी होती है ज्वाइंट स्तर पे, जो संयुक्त रूप से प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति है, जो खाद्य योजकों की सुरक्षा का मूल्यांकन करती है, उसमें अपनी सलाह देती है, भोजन में प्रदूषक, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ, इन सभी की मूल्यांकन करती है, देखती है, और FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO और दोनों संगठनों के सदस्य देशों के कोडेक्स एलिमेंट्रियंस कमीशन को सलाह भी देती है। तो ये इसका काम होता है देखने का कि कहीं आप नुकसानदायक चीज़ों का तो प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अब जरा 3 वर्ड समझिएगा, नॉन शुगर स्वीटनर्स NSS जिसको कहते हैं, कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स LCS कहते हैं, और कृत्रिम स्वीटनर्स आदि के बारे में हम जानकारी यहाँ पे जरा ले लेते हैं। तो पहला हम इसके बारे में ये जानेंगे कि इसमें बहुत कम या शून्य कैलोरी होता है। अच्छा, ये इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि कैलोरी अधिक होने की वजह से लोगों को क्या लगता है कि हमारी डायबिटीज़ बढ़ेगी और हमारा फैट बढ़ेगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल शुगर का प्रयोग करते हैं, घरों में चीनी मंगाना बंद कर दें। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये चीनी की अपेक्षा या फलों की अपेक्षा बहुत अधिक मिठास पैदा करता है प्रति ग्राम, और खाद्य पदार्थों का फ्लेवर भी बढ़ जाता है इससे, और इसे कृत्रिम रूप से रसायनों और प्राकृतिक अर्क से भी तैयार किया जाता है। ठीक है, और इनका प्रयोग कई पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों जैसे कि फ्रोजन डिजर्ट हो गया, योगर्ट हो गया, कैंडी हो गया, बेक किए गए। अब ये योगर्ट, कैंडी, ये सब क्या है, आइसक्रीम के ये टाइप्स हैं दोस्तों। आप जनरली अगर आपके स्टोर होंगे 24/7, जो स्टोर होगा ना 24/7, आप देखेंगे तो वहाँ पे ये अक्सर मिल जाते हैं आपको। च्युइंगम हो गई, नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, जिलेटिन, पुडिंग, इन सभी में ये स्वीटनर्स मिलते हैं। और जरा LCS की बात करें, यानी कि LCS का मतलब क्या होता है, लो कैलोरी स्वीटनर्स, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की पैकेजिंग पर कभी कभी चीनी मुक्त या चीनी मुक्त खाद्य का लेबल भी लगा होता है कि ये चीनी से युक्त नहीं है, चीनी फ्री है, शुगर फ्री है, इसको हम लोग शुगर फ्री कह देते हैं। और NSS का जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कि निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक इसके कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं। जैसा कि WHO बता रहा है ना कि अगर इसका हम प्रयोग करेंगे स्वीटनर्स का, नॉन शुगर स्वीटनर्स का, तो हो सकता है कैंसर के कारक बन सकते हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे कोई परिणाम भी नहीं है हमारे पास। और स्पार्टम और स्टीविया जैसे NSS वजन घटाने में मदद नहीं करते, बल्कि कुछ मधुमेह वगैरह, हृदय रोग को बढ़ाने में ही कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने कारण मतलब अपना योगदान देते हैं। और भारत में कृत्रिम मिठास के लिए क्या किया जाता है दिशा निर्देश, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य उत्पाद मानक खाद्य योजक विनियमन 2011 के तहत कृत्रिम मिठास में अलग अलग पदार्थों के लिए जो है कि कुछ मानक निर्धारित करती है। जैसे कि वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले सैकरिन, सोडियम, एस्पार्टेम, मतलब एसे सल्फेम, पोटेशियम, सुक्रोलोज, नियोटेम, और इन सबको मंजूरी देती है। तो स्पेशली जो है कि सैकरिन, एस्पार्टेम और नियोटेम, इन तीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जरा देख लेते हैं इसका। एस्पार्टेम की अगर मैं बात करूं, एस्पार्टेम की, तो ये 2 अमीनो एसिड से बनता है, जैसे मेथनॉल और एस्पार्टिक एसिड, और फेनिएलिन में पूरी तरह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जो कई खाद्य पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। दूसरा ये ऐसे सल्फेम के होता है, ये एसिटो एसिडिक एसिड से द्वारा होता है, जो गैर चिकित्सीय उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, साधारणतः चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। नियोटेम की बात करें तो ये एस्पार्टम से ही तैयार किया जाता है, जो कि स्वीटनर और फ्लेवर को बढ़ाता है। और सुक्रेलोज की बात करें तो ये 0 कैलोरी वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है, जो चीनी से 600 गुना अधिक जो है कि क्या होता है, मीठा होता है। और इसको किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि चीनी को ही बहुत सारे चरणों में जब हम गुजारते हैं तो चीनी के जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको समाप्त करके हम आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करते हैं। फिर एडवांटम है, सैक्रिन है, सेबेटोल है, मोंग फ्रूट की बात करेंगे तो ये दक्षिणी चीन की स्थानीय पादप प्रजातियों के फलों से बनाता है। और स्टीवियोल जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाने वाले पौधे स्टीविया बार्टोनी की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। और इसी तरीके से थोमेटिन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। और अब हम लोग छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके RO और PCS वगैरह में साधारणतः पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें जो संक्षिप्त सुर्खियों का टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों आज की ही क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और कल की क्लास में आपको मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंडियन सोसाइटी, और फिर अगली क्लास में हम लोग प्रोजेक्टर पे इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो यकीन मानिए 20 मई से मतलब 20 जुलाई की जो है ये 20 तारीख सितंबर में, तो 20 सितंबर से पहले पहले
मैं जुलाई की पूरी कंप्लीट करने की टारगेट रखूंगा, ताकि अगस्त की भी आपको आए तो आपके पास समय रहे कि आप रिवीजन भी कर सकें। तो देखिए, पहला है भारत 6G अलायंस। क्या है भाई भारत 6G अलायंस या भारत 6GA जिसको हम कहते हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि दूरसंचार विभाग ने इसको लॉन्च किया, जो कि सामान्यतः सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन इसमें शामिल है इसमें, और अन्य 6G वैश्विक अलायंस के साथ गठबंधन बनाया जाएगा और समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सहयोगी मंच के रूप में काम करेगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट कंपनियां, एजुकेशन के सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर से, मानक विकास संगठन वगैरह सारे शामिल इसमें होंगे। और इसके अंतर्गत जो पहले शुरू की गई वो कौन कौन सी पहल शुरू की गई? पहला तो है दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास कोष TTDF 2022 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने शुरू की थी, और इससे जो वार्षिक संग्रह का 5% TTDF को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके द्वारा दूर संचार तंत्र की स्थापना, विकास के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप उद्योगों के बीच समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। और DCIS डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के तहत स्टार्टअप और MSME को धन आवंटित किया जाएगा। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हम जो 6G की अलायंस की बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो पहला बेनिफिट होगा कि भारत को किफ़ायती दर पे 5G और 6G की जो है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकेगी, मिल सकेगी। इंडिया @ 2030 में एक शक्तिशाली चालक के रूप में 6G प्रौद्योगिकी का उपयोग हो सकेगा, क्योंकि आज हम लोग 4G से 5G टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए, तो काफ़ी अच्छी स्पीड हमें नेट की कनेक्टिविटी की देखने को मिलती है। वहीं 6G की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी समझा जा सकेगा, और भारत 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए भी एक परामर्श के रूप में ये काम कर सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 6G की, तो 6G कुछ और नहीं है दोस्तों, ये 5G की अगली पीढ़ी है, जिसमें उच्चतर आवृत्तियाँ होंगी, 1000 जो गीगाबाइट है उसकी पर सेकंड स्पीड मिलेगी, और कम लेटेंसी होगी, 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी होगी बस। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगर हम, क्या है अगला टॉपिक कि मेजराना जीरो मोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद इस बार यहाँ से एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग से प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है बिल गेट्स की, उसने क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की घोषणा कर दी है। हालांकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ये जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेजी से हल करती है और क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर काम करती है। क्वांटम फिजिक्स के दो प्रमुख सिद्धांत है, जैसे सुपरपोजिशन और एक एंटेंगलमेंट होता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी कण होते हैं उन सभी को बोसॉन या फर्मियन कहते हैं, और बोसॉन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल के वाहक होते हैं, और द्रव्य बनाने वाले सभी उप परमाणविक कणों को ही हम फर्मियन कहते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ एक जानकारी यहाँ पे आपको मैं शेयर करूंगा कि 1928 में एक भौतिक विज्ञानी थे पॉल डेरिक ने प्रत्येक कण के लिए एंटी पार्टिकल अथवा प्रतिकण के अस्तित्व की संकल्पना प्रस्तुत की। यानी अगर किसी कण का जन्म हो रहा है तो इसका एक एंटी, यानी जैसे होता है ना कि एंटी पार्टी होना जरूरी है, ये माना जाता है। और बाद में भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना ने कणों की संकल्पना प्रस्तुत की, और ये कहा उनके ही सम्मान में फर्मियन को मेजराना फर्मियन कहा गया, जो अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और फर्मियाना ये अपने जो स्वयं के एंटी पार्टिकल होते हैं, युग्म या बंध आधारित अवस्थाओं को मेजराना जीरो मोड्स भी कहा जाता है। बस इतना ही इसमें जानकारी थी। और अब जरा परसिवरेंस रोवर को देख लेते हैं, ये मंगलयान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। यहाँ पे नासा के द्वारा परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। तो अब यहाँ पे समझना है कि नासा को क्या मिला है, परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। इट मीन्स परसिवरेंस रोवर क्या है, मंगल ग्रह पे भेजा जाने वाला जो है कि एक नया मिशन है, और जिसे किसने भेजा है, नासा ने भेजा है। ये मंगल ग्रह के जजेरा क्रेटर में शामिल हुआ, यानी जजेरा क्रेटर पे गया और वहां पर इसे बहुत सारे कुछ नए नए जो है कि जानकारी मिली। जैसे इस रोवर में लगे स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसको हम शेरलॉक बोलते हैं, इसके नामक उपकरण की मदद से इन्होंने खोजा, जो कि दिन और रात दोनों समय काम करता है अल्ट्रावायलेट लेजर प्रकाश का उपयोग करके। तो शेरलॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है और अणुओं पर प्रकाश बिखेरता है। जो विभिन्न प्रकार के जो अणु है मंगल ग्रह पे, उस पर अपना प्रकाश बिखेरता है, और जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर प्रकीर्णित प्रकाश को मापने लगता है, वो फिर क्या करता है, मापता है। और इससे पहले मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में कार्बनिक रसायनों की खोज की गई थी। तो ये गेल क्रेटर में नहीं है, इस बार ये कौन से क्रेटर में है, क्रेटर मतलब होता है वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा होना, जो जेजोरा क्रेटर में इस समय है। जेजोरा क्रेटर मंगल ग्रह पे उपस्थित एक प्राचीन झील बेसिन है। झील बेसिन मतलब एक गड्ढा है जहाँ पे अब झील नहीं है, और जहाँ से माना जा रहा है कि आदि काल में जीवन के प्रमाण होने की संभावना मिल सकती है। और यहाँ से
कार्बन और हाइड्रोजन और अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से जो बने होते हैं, इसमें जो है कि मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही साथ अब तक केवल मार्स, फिनिक्स लैंडर और क्यूरोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। इसके लिए इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोग्राफी जैसे तकनीकों का उपयोग किया गया था। अब एक अगला, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख मंगल मिशन हुए हैं वो कौन कौन देश ने किए, किस किस नाम से किए हैं। तो भारत ने मॉम नाम रखा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मॉम यानी मंगलयान। यूएसए का मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी। चीन का तियानवेन-1। यूरोपीय एजेंसी जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसका मार्स एक्सप्रेस था। और यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन था। तो होप मिशन, ये सभी मंगल मिशन है जो आपको याद रखनी है। फिर आगे हम देखेंगे यूक्लिड मिशन। यूक्लिड मिशन को समझते हैं दोस्तों, क्या कहता है यूक्लिड मिशन। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया है, जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करता है और साथ ही साथ ब्रह्मांड का 3D एक मानचित्रण भी तैयार करेगा। वर्तमान में जो प्रचलित मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और 5% सामान्य मैटर का माना जाता है। यानी अगर आज का ब्रह्मांड 100% है तो उसमें 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और 5% सामान्य मैटर है। लेकिन अब क्या कर रहा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन किया जा रहा है यूक्लिड मिशन के द्वारा। और यह एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस है, जिसमें विजिबल वेवलेंथ कैमरा और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर का यूज किया जा रहा है। और इसको लैग्रेंज बिंदु 2 पर जो है कि लगाया जाएगा, जहां पे आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, क्या हो गया, ये आपका सूर्य हो गया और ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो एक आपको देखने को मिलेगा लैग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में, एक आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के पीछे और एक आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के ऊपर, एक आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के पास। टोटल हमारे सौर मंडल में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ये जो पॉइंट होता है जिसको लैग्रेंज बिंदु भी कहते हैं, अभी हमने देखा होगा, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आदित्य L1 मिशन, कौन सा मिशन, आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य की संरचना के बारे में अध्ययन करने के लिए L1 पर भेजा गया है, लैग्रेंज पॉइंट या लैग्रेंज बिंदु 1 पे। क्योंकि ये एक ऐसे बिंदु होते हैं L1, L2, L3, L4, जहाँ पे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता है। ये ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जहाँ पे किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ऐसी जगह पे इनको, स्पेस को, सैटेलाइट को स्टैब्लिश किया जाता है। तो आदित्य L1 को भी यहीं भेजा गया है और यूक्लिड मिशन को L2 पर भेजा जाएगा। तो क्लियर होगी ये बात यहाँ पर। अब देख लेते हैं उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसरो ने एक अच्छी खासी अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को जो है कि इनोवेट किया है। इसरो के द्वारा सिंगापुर के DSSR उपग्रह और अन्य 6 उपग्रहों को ले जाने के लिए PSLV C56 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और साथ ही साथ इस प्रक्षेपण के साथ ही चौथे चरण यानी कि PS4 की डी ऑर्बिटिंग प्रयोगों का भी आयोजन किया गया। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा उपग्रहों को निपटान कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी जो उपग्रह होते हैं जब वो अपना काम कर लेंगे तो उनको निपटान करने के लिए, यानी कि उनको समाप्त करने के लिए एक क्या होता है, एक अलग कक्षा में जो है कि इसको शिफ्ट किया जाएगा, जो सक्रिय उपग्रहों वाली कक्षा से 200 मील दूर होगा। जैसे मान लीजिए कोई उपग्रह अपना काम आज खत्म कर रहा है, लेकिन कोई उपग्रह जिसका भी 1 साल तक काम चलेगा, तो इस वाले को क्या किया जाएगा, 200 मील दूर किया जाएगा इससे, ताकि इसको डिस्टर्ब ना करे और यहाँ पे ले आके इसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिसमें एक निष्क्रिय पद्धति होती है एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग करके, एक होती है सक्रिय उपग्रहों को अप्रयुक्त कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए। तो इस तरीके से निष्क्रिय किसके लिए हो गई, एकीकृत अंतरिक्ष यान, और सक्रिय किसके लिए हो गई, उपग्रहों को निपटान कक्षा में शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे में अंतरिक्ष में मौजूद मलबे में कमी आएगी और संधारणीय उपयोग इसका सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि इसके माध्यम से डी ऑर्बिटिंग के माध्यम से इसरो क्या कर रहा है कि जो भी उपग्रह अब काम करना बंद कर रहे हैं या जो है कि अब वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, अपने मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको पृथ्वी के जो वायुमंडल में प्रवेश करा के घर्षण के माध्यम से उन्हें जला के समाप्त कर देगा, जिससे अंतरिक्ष में जो उपग्रह फालतू घूम रहे हैं इधर उधर, वो क्या है, हार्मफुल ना हो जो उपग्रह नए नए भेजे जा रहे हैं उनके लिए। तो उनके हार्मफुल होने से बचाने के लिए भी ये एक अच्छा मिशन रहेगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष में जो मौजूद मलबा है उसको भी कम किया जा सकेगा। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है सागर संपर्क। बात करते हैं सागर संपर्क की। तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सागर संपर्क का उद्घाटन किया, यानी इसने DGNSS का उद्घाटन किया है।
ये एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, स्थल से आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों में सुधार करेगी, जीएनएसएस में। अब जैसे ये क्या है, आसान भाषा में बताऊं आपको, हम लोग जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें पता नहीं होता है जिस जगह के बारे में, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल मैप करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू करते हैं। और गूगल मैप जहां जहां हमें एग्जाम सेंटर बताता है या कोई कॉलोनी बताता है या कोई सेंटर बताता है, मॉल बताता है, तो वहाँ हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो जो बताता है एग्जैक्ट लोकेशन से लगभग 50 मीटर की रेडिएशन में बताता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है, लेकिन आप जीपीएस का यूज कर रहे हो तो इस पूरी लोकेशन को बताएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अब आप भटक रहे हो इस एरिया में, और इसी त्रुटि को कम करके इतना करने का प्रयास किया जा रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन तक हमें पहुंचाया जाए। तो ये आप समझ गए आसान भाषा में। तो इसी में त्रुटियों को सुधार किया जाएगा और अधिक सटीक जानकारी दी जा सकेगी। इसका मतलब क्या है कि अंतरिक्ष से सिग्नल जो प्रदान करता है, तो वैश्विक कवरेज के लिए जीएनएसएस रिसीवर को पोजीशनिंग और टाइम आधारित डेटा प्रसारित करना। विश्व के प्रमुख जो जीएनएसएस है, जैसे जीपीएस हम लोग यूज करते हैं अमेरिका का आज भी, ग्लोनास रसिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बोइडू चीन का है और नाविक इंडिया का जो अभी बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। जैसे नाविक, जिसका पहले जो नाम था दोस्तों वो था IRNSS, ये नाम था। जब ये बन जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो जाएगा और ये काम करने लगेगा, तो हो सकता है हम लोग आगे चलकर जीपीएस का प्रयोग ना करें, जो कि अमेरिका का एप्लीकेशन है। और ये क्या करता है, अभी 50% की रेंज में बताता है और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, लगभग 5 मीटर रेंज में काम करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है तो इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे ही वो चीज़ें बता देगा कि यह आसपास में ही है आपके। अभी क्या करता है जीपीएस, लगभग 50 मीटर की रेंज कवर करता है। अब 50 मीटर छोटा मोटा तो है नहीं भाई, 100 मीटर और 50 मीटर, तो 50 मीटर आपको इधर उधर भटकना पड़ता है। हालांकि पहुंचाता है एग्जैक्ट लोकेशन पे ही है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाली समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन इसको जो बनाया जा रहा है स्पेशली, ये समुद्र के किनारे लेक से लेकर जहाज तक अपनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो आपको समुद्री जहाज़ों में टकराव की स्थिति जो होती है, पता ही नहीं चलता है कि अगले 1 किलोमीटर दूर पे कोई जहाज है कि नहीं है जो हमसे टकरा ना जाए। तो ऐसी समस्या को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला इसका महत्व क्या होगा सागर संपर्क का, कि सुरक्षित नेविगेशन प्रदान हो सकेगा, जिससे टकराव, ग्राउंडिंग, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। IMO और SOLAS यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, और साथ ही साथ IALA यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी के अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संबंधी दायित्वों की पूर्ति करने में मदद करेगा। साथ ही साथ इसकी त्रुटि सुधार सटीकता जो है कि अब 5 से 10 मीटर नहीं बल्कि 5 मीटर से भी कम हो जाएगी। यानी इस समय ये पता चल जाएगा कि नज़दीक में कोई 5 मीटर से कम की जो स्थिति है वो क्या है। अब हम पढ़ेंगे अगला एक हमारा टॉपिक है सोलर फ्लेयर, जो कि सौर ज्वाला की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक्स क्लास, ध्यान देना, एक्स क्लास की सौर ज्वाला परिघटना के कारण यूएसए और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैकआउट की घटना दर्ज की गई है। और ये जो सौर ज्वालाओं का जो वर्गीकरण होता है ये प्रबलता के आधार पे होता है। सबसे कम प्रबलता वाला ए श्रेणी में और सबसे अधिक प्रबलता वाला एक्स श्रेणी में आता है, जो कि हर एक श्रेणी में क्या होता है 10 गुना अधिक पावर होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अगर ये कितना है, ये केवल 10% है, तो बी कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा, ठीक है, 10 का 10%। सी कितना हो जाएगा, 10 का 10%। इस तरीके से एम कितना हो जाएगा, 10 का 10%। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक्स लेवल का अगर पड़ रहा है तो पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट अगर हो रहा है तो लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को सक्रिय कर सकती है ये। वहीं जो एम लेवल का है वो रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकती है। सी की बात करें तो कम प्रबल सौर ज्वाला होती है जो अधिक मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं देखे जा सकते। बी की बात करेंगे तो इतनी प्रबल नहीं होती कि कोई प्रभाव डाल सके पृथ्वी पर। और ए की बात करें तो शायद ही पता चले, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब जरा मैं इसको जूम करता हूँ, ये आप देखेंगे कि सोलर फ्लेयर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे इमेज है तो ये आप देख रहे हो कि सूर्य है, ये सूर्य है दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा सूर्य। और इस पर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक तूफान के तौर पर बाहर उड़ रहे हैं, तूफान के तौर पे ये बाहर उड़ रहे हैं, बाहर उड़ते हुए जा रहा है। और ये फिर क्या होते हैं, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं सौर मंडल के, जैसे बुध हो गया, फिर यहाँ पे शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, तो इन ग्रहों के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और जिससे क्या होता है, इन क्षेत्रों में बहुत ही अरोरा की घटनाएं भी आने को देखने को मिलती है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो वायुमंडल में एक लाइट पैदा कर देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, सौर फ्लेयर कैसे पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं जो सूर्य के क्या होते हैं, प्रकाश मंडल से बाहर की ओर निकलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
अब हमारा एक और टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। नहीं अच्छा, एक और टॉपिक है बुध ग्रह पे अरोरा। क्या बात करेंगे? बुध ग्रह पर अरोरा। ध्यान देना कि बुध की नज़दीकी फ्लाईबाय, जो फ्लाईबाय एक उड़ान की गई थी, जो कि बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान ने एक डेटा एकत्रित किया और कहा कि कैसे ग्रह की सतह पर इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है और जिससे एक्सरे अरोरा उत्पन्न हो रहा है। और हालांकि ये जो अंतरिक्ष यान था, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का एक संयुक्त मिशन था। और पृथ्वी पे कब अरोरा उत्पन्न होता है? जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा आयन मंडल के साथ अभिक्रिया करती, जो सोलर फ्लेयर मैंने अभी दिखाए, वही जब पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में क्रिया करते हैं, तब जो है कि ये फ्लेयर पैदा होता है। और वो जब आपको देखने को मिलता है सोलर फ्लेयर के बाद, ये आपको अरोरा। तो आप देखोगे ये छोटे छोटे पहाड़ जैसी स्थिति बन रही है ना, ये पहाड़ बन रहे हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी का एक नेचुरल कलर देखने को मिलता है, प्राकृतिक कलर देखने को मिलता है। ये सामान्यतः 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये होता है एक नेचुरल कलर, जिसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से अरोरा कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस। हालांकि बुध पे क्या होता है, बुध का वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ पे जो अरोरा बनते हैं वो सीधे सीधे सौर तूफान जो होते हैं, वो ग्रह की सतह पर जब टकराता है, बुध की ग्रह की सतह पर टकराएगा तब जाके वहाँ पैदा होता है। जबकि हमारी पृथ्वी में क्या होता है, वो केवल वायुमंडल में ही प्रवेश कर लेगा, तभी हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई अरोरा आया है। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक दोस्तों, कि 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की गई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए एबीडीएम के लिए 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की है, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में तेजी लाई जा सकेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक लघु तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे आयुष्मान योजना को पूरी तरह से अपनाया जा सके। जो ये माइक्रोसाइट्स हैं, ये हितधारक, जितने भी हेल्थ सेक्टर से हितधारक जुड़े हुए हैं, इन सभी का एक ऐसा समूह होगा जो आम उद्देश्य से परस्पर जुड़े रहेंगे। अब उसमें कौन कौन से आ सकते हैं हितधारक? जैसे अस्पताल, क्लिनिक, लैब, फार्मेसी, बीमा कंपनियां, हेल्थ टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, आयुष चिकित्सा, अन्य प्रैक्टिशनर, विभागीय, सरकारी, गैर सरकारी संगठन, एसोसिएशन, विनियामक, कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। वहीं नीति निर्माता, प्रशासक, गैर लाभकारी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, निजी संस्थाएं, सेवा प्रदाता, ये सभी के सभी जितने भी हितधारक हैं, इन सभी के द्वारा एक ऐसा समूह तैयार किया जा रहा है जिसके उद्देश्य क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं। माइक्रोसाइट्स जो आयुष्मान मिशन है, इसको अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में विस्तार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। हालांकि अभी मुंबई 2022, अहमदाबाद और सूरत 2023 में ही केवल इसको शुरू किया गया। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एबीडीएम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय के रूप में से चुना है। और अब हम बात करेंगे इसकी कि एबीडीएम के लाभ क्या होंगे। तो स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता बढ़ेगी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, डेटा प्राप्ति आसान हो सकेगी और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जैसे आप देखेंगे कोविड-19 में जैसे जैसे सरकार को जो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आंकड़े मिल रहे थे, साक्ष्य मिल रहे थे कि कहाँ पे बीमारी फैल रही, कहाँ नहीं फैल रही है, कहाँ हम रेड अलर्ट जारी करेंगे, कहाँ पे हम ग्रीन जोन अलर्ट जारी करेंगे, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य आधारित होने पर डेटा कलेक्ट करने के बाद निर्णय लेने में आसानी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। और अब हम बात करेंगे कि एएमआर की बात करेंगे, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणु प्रतिरोध, जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इस पर डिटेल से समझने के लिए आप हमारी जून की मंथली मैगजीन जो हमने विजन की कराई है, उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास को। और अगर जून में नहीं होगा तो मई में होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि जून की मंथली मैगजीन में मैंने इसको कवर भी कराया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं रोगाणु रोधी प्रतिरोध के अंतर्गत। हालांकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट में ही कि एएमआर के लिए वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जारी किया गया है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस एजेंडे को जारी किया है, जिससे क्या होगा कि एएमआर में अनुसंधान और निवेश बढ़ाने का समर्थन भी किया है। अच्छा, एएमआर क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि जब बैक्टीरिया या वायरस या कवक या परजीवी
समय के साथ साथ स्वयं में उत्परिवर्तन कर लेते हैं और दवाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। यानी जब हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उन एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि हम इतनी एंटीबायोटिक्स खा चुके होते हैं कि हमारे शरीर में जो वायरस होते हैं वो इन दवाओं के क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं, शौकीन हो जाते हैं कि आप हमें खिलाते रहो, हम पे कोई असर नहीं होगा। तो ये ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से भी ये समस्या क्रिएट होती है। बहुत डिटेल से मैंने इस पर चर्चा कर रखी है जून की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से इलाज करना कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी होने के साथ साथ मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। WHO ने भी इसी वर्ष मानव स्वास्थ्य में AMR के लिए वैश्विक अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया था, और जिसके लिए संचरण की बात की गई थी कि यह पर्यावरण, पादप, पशु और मानव क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो कि यहाँ पे अगर संचरण प्रसार हो रहा है तो उसे फोकस करना है। एकीकृत निगरानी, हस्तक्षेप, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और परिवर्तन और अर्थशास्त्र संबंधी नीतियां वगैरह, ये सारी चीज़ थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अफ्रीका को अभी हाल ही में अफ्रीकी जो 12 देश हैं उसको मलेरिया वैक्सीन जो है कि क्या की गई, ट्रांसफ़र की गई है, भेजी गई है, क्योंकि अफ्रीका में भी मलेरिया की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। तो जैसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि 12 अफ्रीकी देशों को अगले 2 वर्षों 2023-25 के दौरान पहली बार मलेरिया वैक्सीन RTS-AS01 की 18 मिलियन खुराक देने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा WHO, GAVI और यूनिसेफ के द्वारा की गई है। अगर हम बात करेंगे इस वैक्सीन का उपयोग पी फाल्सीपेरम मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाए। कौन सी मलेरिया? क्योंकि 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं परजीवी में, जैसे पी फाल्सीपेरम, पी विवैक्स, पी ओवेल और पी मलेरिया। तो ये जो खुराक दी जा रही है RTS वाली, ये केवल और केवल पी फाल्सीपेरम से मलेरिया जो होगा उसमें काम करेगा, जिसको मॉस्क्विरिक्स भी कहते हैं, मॉस्क्विरिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होता है। यहाँ पे समझते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होती है। इसमें एंटीजन के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और आरपीवी क्या होती है, जीवित वायरस की मदद से बनाए गए टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये प्रतिकृति नहीं बनाते हैं और इन्हें वायरल कणों के द्वारा संक्रमण घटना भी नहीं होती है। क्योंकि जब जब हम किसी जीवित वायरस के द्वारा हम कोई टीका बनाते हैं और हम उसको जिंदा करके, यानी जीवित वायरस अगर अपने शरीर में भेज दें, तो हो सकता है वो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी अपनी कॉपी या जीरोक्स तैयार कर ले, अपने बच्चे पैदा कर ले, जो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल हो जाए। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है जो ये बनाई गई है RTS दवाई, इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिकृति तैयार न कर सके इसलिए हम जीवित वायरस नहीं डालते हैं, और इसमें संक्रामक घटक भी नहीं होते हैं। हालांकि मलेरिया के बारे में बेसिक जानकारी ले लीजिए कि ये परजीवी से होता है। डेंगू किससे होता है दोस्तों? तो डेंगू तो होता है वायरस से, लेकिन वो भी मच्छर के काटने से होता है, और ये भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और वो किससे होता है, एडीज मच्छर के काटने से। तो ये प्लाज्मोडियम यानी परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है। कौन सी बीमारी है? वेक्टर जनित। और 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं जो परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया डिटेल। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा GAVI यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन जो होता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसे वर्ष 2002 में सन 2000 में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक भागीदारी ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें मुख्य भागीदार कौन है? WHO है, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसमें शामिल है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 सेगमेंट को कवर कर लिया। पॉलिटी कवर, इंटरनेशनल रिलेशन कवर, इन्वायरमेंट को कवर किया, और आज हमने साइंस को कवर किया। कल या परसों की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे, और उससे पहले हो सकता है कल की क्लास में आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे या तो लेक्चर मिलेगा, या फिर इंडियन सोसाइटी पे लेक्चर मिल सकता है, या फिर आर्ट एंड कल्चर पे। जिस पे भी देखेंगे उस पे हम लोग इस पे क्लास को कवर आउट कर लेंगे, ताकि इस बार आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कमेंट में अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई देता हूँ। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं हमसे, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।